हाँ, कि एक नाइट, नाइट लाइफ। लेकिन नाइट लाइफ इतना आसान नहीं है। ठीक है, हम्म, हम मान लेते हैं कि कनॉट प्लेस में नाइट लाइफ के लिए कोई व्यवस्था हो जाएगी, बाजार बन जाएंगे, लोग रात में जाएंगे, लेकिन लोग जाएंगे तो वापस कैसे आएंगे? क्योंकि इसी हाँ, मास्टर प्लान में ये कहा गया है कि हम प्राइवेट कारों पर को हतोत्साहित करना चाहते हैं कि लोग प्राइवेट कारों का यूज ना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करें। लेकिन हाँ, अगर रात में हम जाते हैं और वहां 1 बज जाता है मुझे, तो मेट्रो तो 12 बजे बंद हो जाती है। बंद तो हो मैं जाएगी। कैसे, हाँ, बसों की हालत अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि बसें पूरी रात चलती हों। बसें ही दिन में ही बहुत मुश्किल हो जाती, तो रात में कैसे मिलेंगी? देश की राजधानी नई दिल्ली और ये पूरा राज्य है दिल्ली। तो दिल्ली के लिए अब एक नया मास्टर प्लान आ चुका है। डीडीए इसको इम्प्लीमेंट करेगा, यानी इसको जो लागू करना है उसकी जिम्मेदारी डीडीए के पास है मुख्य तौर पर। हालांकि दिल्ली सरकार भी है और भी एजेंसियां हैं। डीडीए को लंबे समय तक कवर करते रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार गुलशन खत्री जी। गुलशन जी आज मेरे साथ होंगे। गुलशन जी, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में। और मैं हूँ भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। और आज बात करेंगे दिल्ली के नए मास्टर प्लान 2047 की। गुलशन जी, आप लंबे समय तक डीडीए कवर करते रहे हैं। ये जो नया मास्टर प्लान आया है और पहले भी जो आए हैं उनकी तुलना में ये कैसा है? और दूसरा एक और बात मुझे कहनी है कि अभी दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि जनगणना का जो प्राथमिक आंकड़ा आया, फाइनल तो तब आएगा जब पूरी हो जाएगी। और अब ये 100 मंजिल की यहाँ पे बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा 40 लाख मकान और बनने हैं। एक मकान में 5 आदमी भी रहे तो ये आबादी कहाँ जाएगी? 4-5 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। दिल्ली में क्या इतनी जगह है? सड़कें कैसे होंगी? बिजली पानी, पूरा प्रेशर बढ़ेगा। जबकि एनसीआर की परिकल्पना ये थी कि दिल्ली में आबादी घटाने के लिए थी, लोग उधर जाए, उसी तरह की सुविधाएं दे। आपको इस पूरे जो सामने हमारी बातें आई हैं उसको लेकर आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये मैं बताऊँ आपको, 2047 का मास्टर प्लान आया है, वो ऑलरेडी 6 साल लेट हो गया है। हम्म, 2021 में आना चाहिए था ये प्लान जो है, क्योंकि हाँ, 2022 से लागू होना था, लेकिन हम्म, उसको 4-5 साल ये लेट हो गया है। अब इसलिए उसका टारगेट 2047 कर दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी इतने साल निकल चुके हैं, तो 2047 तक के लिए ये मास्टर प्लान है। तो जो मास्टर प्लान में परिकल्पना की गई है कि तब तक 3 करोड़ 20 लाख की आबादी हो जाएगी। अभी आपकी उस बात से मैं शुरू करता हूँ कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड बना था, एनसीआर बना था ताकि लोग बाहर जाके शिफ्ट हों। वो ठीक है, वो स्थिति अपनी जगह है, क्योंकि उसमें आरआरटीएस का मास्टर प्लान में प्रावधान है कि दिल्ली से अलवर 6 और कॉरिडोर की बात हुई है। एक ऑलरेडी कॉरिडोर बनाई है दिल्ली मेरठ के बीच में, बाकी एनसीआर शहरों के लिए। वो कॉरिडोर बनाने का मकसद यही है कि लोग 1 घंटे में दिल्ली आएँ और दिल्ली से बाहर जाएँ, ताकि सुबह अगर कामकाज के लिए आते हैं तो शाम को अपना दिल्ली से बाहर चले जाएँ। इससे दिल्ली का आबादी का प्रेशर कम होगा। लेकिन सिर्फ इतना सोचने भर से ही काम नहीं होगा। पिछले अतीत में मास्टर प्लान बने हुए कई साल हो गए हैं। उससे पहले एनसीआर प्लानिंग बोर्ड बने हुए काफ़ी साल हो गए। लेकिन वो चीज़ें जो सोची गई लगातार वैसी होती नहीं। दिल्ली में आबादी का प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसके लिए तैयारी अगर नहीं की गई, मान लीजिए कि अगर 40 लाख मकान बनाने का टारगेट नहीं रखा गया, तो क्या होगा? अनधिकृत कॉलोनियाँ बढ़ेंगी। जैसा अतीत में जो सबक सीखा है, बट अगर आप मकान नहीं बनाएँगे, तो लोग कहीं मकान लेंगे, झुग्गी बनाएँगे, या अनऑथराइज़्ड कॉलोनियाँ बनेंगी, खेती वाली ज़मीन काट के कॉलोनियाँ बन जाएँगी। तो वो एक नई समस्या पैदा हो जाएगी शहर के लिए। उस नज़रिए से मुझे लगता है कि मास्टर प्लान में ये व्यवस्था ठीक की गई है कि 40 लाख मकान बनाएँगे। जो लोग रहना चाहेंगे वो रहेंगे। रेंटल हाउसिंग का भी प्रावधान किया गया है कि अगर मकान बना के किराए पे देने की प्रवृत्ति को बढ़ाया जाए, तो उससे थोड़ा प्रेशर कम होगा। जिन लोगों को दिल्ली में रहना है, वो किराए पे रहेंगे, उसके बाद अगर उनको वापस जाना है, तो वो वापस जा सकेंगे। क्योंकि अगर एक बार घर बन जाता है, तो अमूमन लोग फिर वहीं जीवन काटना अपना उचित समझते हैं। तो अगर रेंटल हाउसिंग होगा, तो उसमें ये भी लोगों के पास एक ऑप्शन होगा। जो आपने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़िम्मेदारी, मास्टर प्लान सभी अच्छे ही बनते हैं। जब भी प्लानिंग होती है किसी भी चीज़ की, बहुत सोच समझ की होती है, तो अच्छी होती है। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका जो है, वो गलत हो जाता है। अतीत में हमने सीखा है
कि मास्टर प्लान में जो अभी दिल्ली में जो समस्याएं हम झेल रहे हैं, वो ये है कि इम्प्लीमेंट उसको ठीक तरह से नहीं किया गया। जी। तो दिल्ली की बड़ी समस्या ये है कि मल्टीपल एजेंसीज हैं। सब जगह डीडीए नहीं कर सकता है, कुछ जगह एमसीडी करता है, कुछ जगह दिल्ली सरकार करती है और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो यहाँ समस्या कोऑर्डिनेशन की है और उसको एक जवाबदेही तय करने की है। मुझे लगता है वो अभी भी फिक्स नहीं हुई है, क्योंकि सरकार जब तक जवाबदेही तय नहीं करेगी, तब तक उसकी उस तरह से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाएगा। तो कायदे से जवाबदेही तय करनी चाहिए। मास्टर प्लान तो अच्छा है, जो भी प्लानिंग करते हैं, प्लानर्स बनाते हैं, सोच समझ के बनाते हैं। लेकिन उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरह से जवाबदेही तय की जाए, उस पे फैसला होना चाहिए। अगर ये पहले जवाबदेही तय की जाती, तो इतनी सारी 1,500 के करीब अनऑथराइज्ड कॉलोनी नहीं बनती। नहीं वो बचते। बनी है, इसका मतलब ये है कि किसी को कोई सजा नहीं, किसी को कोई जवाबदेही नहीं, तो ये एक बड़ी बड़ी समस्या है। एक आपने कहा 100 मंजिला बिल्डिंग बनाने की बात है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति वाली चीज़ है, क्योंकि जो 100 मंजिला बिल्डिंग बनेगी, उसके लिए एक पैमाना तय है कि इतनी ज़मीन होनी चाहिए, उसके आस-पास की सड़कें इतनी चौड़ी होनी चाहिए, ताकि जो बिल्डिंग बने, वो नियमों के मुताबिक बने। दिल्ली में पहले हमारे पास विकास मीनार थी, सबसे ऊँची बिल्डिंग, उसके बाद हाँ। अब एमपीडी का हेडक्वार्टर है, वो सबसे ऊँचा है दिल्ली में। तो ऊँचाई बढ़ने में उस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, अगर सभी सेफ्टी नॉर्म्स पूरे किए जाते हैं, तो लेकिन यहाँ भूकंप भूकंप वाला क्षेत्र भी है ना दिल्ली, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो जब अगर भूकंप वाले क्षेत्र में बिल्डिंग बनती है, तो उसके लिए भी नियम कायदे होते हैं कि वो कितनी मजबूत होगी, किस तरह से होगी, उसके लिए पैमाने हैं। उन पैमानों के आधार पर ही बिल्डिंग बनेगी। ऐसा नहीं है, विश्व में हर जगह भूकंप आते हैं, वहाँ भी बिल्डिंगें बनी हैं। हमारे मुंबई में ही बनी हैं बहुत ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें। हाँ, ठीक। तो ऊँची बिल्डिंग बनाने में इसलिए आपत्ति नहीं है कि दिल्ली का जो है क्षेत्रफल, वो बहुत सीमित है, आबादी बढ़ रही है, तो आप वर्टिकल नहीं जा सकते। आपको वर्टिकल जाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं जा सकते। तो वर्टिकल में ऊँचाई की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये इस तरह की जो अगर 100 मंजिला बिल्डिंग बनती है, तो वो आइकॉनिक होगी, दिल्ली की पहचान वाली बिल्डिंग होगी और उसमें ज़रूरी नहीं कि रेज़िडेंशियल हो, उसमें कमर्शियल भी हो सकती हैं, ऑफ़िसेज़ के लिए भी हो सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बिल्डिंग आप 100 मंजिल बनाइए, 150 मंजिल बनाइए, लेकिन जो पैमाना है उसके लिए उसके ऊपर बननी चाहिए और साथ में जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि अगर कुछ गड़बड़ हो, तो जवाबदेही हो, ताकि जब उसको बनाया जा रहा है, तभी से सावधानी बरती जाए। जी, लेकिन एक चीज़ बताइए कि जो 40 लाख मकान है उनका क्या होगा? वो 40 लाख और कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, देखिए। और वो कहाँ बनेंगे, जगह कहाँ है यहाँ पे? थोड़ा-सा ये बाहरी दिल्ली क्षेत्र में, इधर जो आउटर दिल्ली है, इधर ज़रूर ज़मीन है, लेकिन लोग रह कहाँ रहे हैं? नरेला में कई फ्लैट पड़े हैं, डीडीए के, अब तक वो बिक नहीं रहे। दूर कौन रहना चाहता है? तो ये क्या है, ये 40 लाख मकान कहाँ बनेंगे और उससे फ़ायदा क्या होगा लोगों को? क्योंकि भीड़ भी तो देखिए, बढ़ेगी। ये 40 लाख मकान ऐसा नहीं कि सभी सिर्फ नई ज़मीन पे बनेंगे। कुछ तो जैसे दिल्ली देहात में आपने बताया कि वहाँ की कई गाँव हैं जिनको अभी शहरीकृत होना है। वो 50-60 से ज़्यादा गाँव हैं, उनकी ज़मीन है। लैंड पूलिंग पॉलिसी आ रही है, लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत बनेंगे मकान और सिर्फ वहीं नहीं बनेंगे। एक आपने देखा होगा टीओडी पॉलिसी भी इसी मास्टर प्लान में आई है। टीओडी हाँ, पॉलिसी का मतलब है कि मेट्रो लाइन के किनारे पे जो अभी मकान है, मान लीजिए कि 4 मंजिला मकान है उसमें, अगर वहाँ पे 2000 वर्ग मीटर के लोग ज़मीन के जिनमें के मकान बने हैं, वो मिलके ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाएँगे, तो उसको एफएआर डबल कर दिया जाएगा। यानी कि वो ज़्यादा ऊँची बिल्डिंग बन पाएगी और उसमें और लोगों को भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर को लाके वो उनके साथ समझौता कर सकते हैं और मल्टीपल वर्टिकल जो मकान बनेंगे, उसमें से ओरिजिनल जो अलॉटी हैं उनको मकान मिल जाएँगे और ऊपर के जो मकान हैं वो बिल्डर बेच के जो है अपना खर्चा निकाल लेगा। तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको नए मकान मिल जाएँगे, बिल्डर जो है उनका खर्चा निकाल लेगा। प्लस ये फ़ायदा होगा, जो सरकार की नीति है कि मेट्रो के आस-पास ही लोग रहें, ताकि वो मेट्रो घर से निकलें और मेट्रो स्टेशन में एंटर कर जाएँ, वहाँ से अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएँ। और डेस्टिनेशन से जो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए सरकार कोशिश कर रही है, तो वो चीज़ें हो जाएँ। तो ये एक पहलू है, जो सरकार की नीयत है, वो मैं बता रहा हूँ कि उस तरह से अब कितना लागू होगा, नहीं लागू होगा, ये वक़्त बताएगा। अच्छा, दिल्ली में एक बड़ी बात है, वो यमुना को देखकर कोई भी आता है उसे देख के बड़ा दुखी होता है कि यार ये यमुना है कैसी।
और मास्टर प्लान पिछलों में भी था। मुझे याद है आपने एक बड़ी स्टोरी लिखी थी जब हम लोग जनरल सत्ता में थे कि ये कैसे तटों को विकसित करेंगे। डीडीए के कई सीरीज आई थी संभवतः वो। अब तक कितने साल हो गए, हम जर्नलिज्म से हमें लगभग बाहर हो गए हैं, मेन जर्नलिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, और यमुना वैसी की वैसी अब थोड़ा बहुत काम हो रहा है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब ये जो जापान है उनके सहयोग से कुछ था, ये यमुना प्रोजेक्ट और कई इस तरीके के नाम से हुआ था, बाकायदा वो पूजन हुआ था, दूध बहाया गया था। अब तक वैसी है यमुना, तो क्या इस मास्टर प्लान में भी लगता कुछ यमुना सुधरेगी? क्योंकि केजरीवाल तो कह रहे थे ना एक बार कि 2024 में पानी पिएंगे फिर इलेक्शन में जाएंगे, और अब ये भारतीय जनता पार्टी पता नहीं इस पानी को पिएगी नहीं पिएगी। है क्या इसका वास्तव में अब क्या है इस नए मास्टर प्लान में? क्या यमुना सुधरेगी? देखिए उसकी हालत सुधरेगी? मतलब यमुना के दो पहलू हैं। एक हाँ, पहलू ये है कि जो यमुना की सफाई है, दूसरा पहलू है कि यमुना के आसपास के एरिया को डेवलपमेंट करने का। डेवलप करना। हाँ, तो पहला तो जो है यमुना की सफाई का मामला है। यमुना की सफाई सिर्फ इसलिए नहीं कि यमुना में से कुछ कचरा निकाल दें और साफ हो जाएगी, क्योंकि आज आप साफ करेंगे, कल को नालों का सीवरेज जो है वो उसमें गिरेगा, फिर गंदगी हो जाएंगी। और गर्मियों में यही दिक्कत होती है कि पीछे से पानी नहीं आता और सिर्फ सीवरेज का पानी उसमें होता है, तो वो बहुत बिल्कुल गंदी दिखती है। गंदा नाला हो जाता है। उसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की जरूरत होती है, ताकि सीवरेज को साफ करके जो पानी साफ होगा उसको यमुना में डाला जाए। तो ये बहुत आसान काम नहीं है। कुछ ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं और कुछ अभी लग रहे हैं। तो ये जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता कि सभी नालों को पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उनका साफ पानी करके उसको यमुना में डाला जाए, तो ये प्रक्रिया मुझे लगता है अभी अगर ये समय के हिसाब से चली और ट्रीटमेंट प्लांट अगर समय पर तैयार होते हैं, तो भी अगले 2-3 साल लगेंगे उसमें, ताकि यमुना के अंदर गंदा पानी, नाले का पानी, सीवरेज का पानी डायरेक्ट ना जाए। तो ये सब है। दूसरा जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत पहले से काम चल रहा था और अभी तक कुछ दिखा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। स्थिति में काम हुआ है। आपको याद होगा उस यमुना के दोनों तरफ बहुत बड़ी-बड़ी कॉलोनियाँ, झुग्गी बस्तियाँ बसी हुई थी। वो बस्तियाँ साफ हुई। तो वो उनका जो मल था, उनकी कॉलोनियों से सारा गंदा पानी जाता था, वो रुक गया है उसमें। वो तो हाँ, यमुना की दोनों तरफ की जो है झुग्गियाँ लगभग खत्म हैं। थोड़ा बहुत कहीं रही हों तो वो अलग बात है, बाकी चीज़ें हट गई हैं। इस बार जो मास्टर प्लान में उन्होंने किया है कि दोनों तरफ जो है 2 पैमाने थे सरकार के सामने। एक तो पिछले 100 साल में जितने एरिया में बाढ़ आई थी यमुना में, उसको ईयर मार्क करके वो उसको यमुना का एरिया कर दें और वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन को इजाज़त ना दें। और दूसरा था कि पिछले 25 साल में जहाँ तक बाढ़ आई है उसी एरिया को ईयर मार्क कर दें और उसके आगे के कंस्ट्रक्शन ना करने दें। अब जो सरकार ने सोचा है वो ये है कि 100 साल वाला एरिया है जो शायद ज़्यादा बड़ा है वो एरिया, उस एरिया में कंस्ट्रक्शन पे तो रोक लगेगी, लेकिन वहाँ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ें बनेंगी। जैसे मान लीजिए कि छोटा-मोटा रेस्टोरेंट बन गया है उसमें, या हाँ, कोई तो लोग घूम सके। हाँ, टी के लिए, पार्क के लिए उस तरह की चीज़ें बन जाएँगी उसमें जो है। लेकिन जहाँ 25 साल के अंदर जहाँ जिस एरिया तक बाढ़ आई है, वहाँ पे किसी तरह की एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी उसमें, है। तो ये दोनों तरीके किए गए हैं, जो मास्टर प्लान में प्रावधान है। इसको आगे अभी देखना पड़ेगा कि किस तरह से डिटेल प्लान में ये काम होते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन जो मास्टर प्लान में व्यवस्था की गई है, वो ऐसा सोचा गया है कि ऐसा ना हो कि फिर से बाढ़ आ जाए और बीच में अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की इजाज़त देते हैं, तो वो सब बह जाए और नदी को नुकसान हो। इसीलिए दोनों पैमानों पे उन्होंने काम किया है। तो अंत में थोड़ा ये बताइए कि क्या इससे दिल्ली की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी होगी? लोगों को कुछ उम्मीद है यदि ढंग से इम्प्लीमेंट हुआ तो? हाँ, अगर बहुत तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, तो एक तो यमुना का किनारा थोड़ा रिक्रिएशनल एरिया बनेगा, कुछ चीज़ें बनी भी हैं, बांसेरा वगैरह बना है, आस्था पार्क बना है, वो चीज़ें बनी हैं, थोड़ा अच्छा हुआ है। लेकिन पूरे शहर की लाइफ़ के लिए तो इसमें 2 चीज़ें मुझे जोड़नी पड़ेंगी, जो मुझे भी थोड़ा डाउट है। मास्टर प्लान में ये कहा गया है, नाइट लाइफ़ का ज़िक्र किया गया है, हाँ, कि एक नाइट नाइट लेकिन नाइट लाइफ इतना आसान नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कनॉट प्लेस में नाइट लाइफ के लिए कोई व्यवस्था हो जाएगी, बाज़ार बन जाएँगे, लोग रात में जाएँगे। लेकिन लोग जाएँगे तो वापस कैसे आएँगे? क्योंकि इसी मास्टर प्लान में ये कहा गया है कि हम प्राइवेट कारों पर को हतोत्साहित करना चाहते हैं कि लोग प्राइवेट कारों का यूज़ ना करें।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करें। लेकिन अगर रात में हम जाते हैं और वहां 1 बज जाता है मुझे, तो मेट्रो तो 12 बजे बंद हो जाती है। बंद तो हो मैं जाएगी। कैसे, बसों की हालत अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि बसें पूरी रात चलती हों। बसें ही दिन में ही बहुत मुश्किल हो जाती, तो रात में कैसे मिलेंगी उसमें? तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, जो सवाल हैं, इसमें प्लानर्स को भी काम करना पड़ेगा, सरकार को भी काम करना पड़ेगा, एजेंसियों को भी काम करना पड़ेगा कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर नाइट लाइफ करनी है, बम्बई की व्यवस्था, तरह मतलब वो तो बनाना चाहते हैं, आपको बम्बई की तरह मेट्रो दिल्ली। करना हाँ, पड़ेगा, बसों के लिए भी करना पड़ेगा। तो ये लेकिन सारी चीज़ें। बम्बई में तो आप लोग हम लोग दोनों कई बार गए हैं साथ भी, जब ये बीजेपी के कार्यक्रम भी होते थे और तो वहां पे तो आप टैक्सी में दीजिए, आप बैठिए, खटाक से अपना मीटर डाउन करता था, कोई उसमें बहस नहीं की झगड़ा, ये आगे कर दिया, पीछे मीटर ये चल रहा वो चला, चलो अब तो नया वो आ गया है कि आप ऑनलाइन बुक करते हैं कई। लेकिन क्या इसमें भी इस तरीके का उसको सुधार की जरूरत है, क्योंकि उसमें बहुत तरह की शिकायतें आ रही है, कई तरह की शिकायतें आ रही है उनमें। तो दिल्ली को बंबई जैसा बनाने के लिए अभी और क्या जरूरत है कि ये लोग करें। एक तो आपने दिल्ली बता में दिया ये ट्रैफिक वाला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला भी है, कई चीजें हैं, तो वो क्या क्या हो सकती है? दिल्ली में मोबिलिटी के लिए सरकार अगर चाहे तो बहुत आसान है करने के लिए। अभी हाँ, उबर और ओला कैब की सर्विस है, इस तरह की हाँ, 1-2 और सर्विस है। उसमें हाँ, समस्या ये है कि आमतौर पे ड्राइवरों की ये शिकायत होती है कि जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो हमें हाँ, जो पैसा मिलना है आधे से ज़्यादा वो काट लेते हैं उसमें, काट उनको लेते हैं। दिक्कत होती है। इसलिए वो छोटा ट्रिप नहीं लेते हैं, ट्रिप कैंसल कर देते हैं। उनको हाँ, लगता है कि 500 हज़ार रुपए वाला आएगा तो मुझे मेरा पैसा कट जाएगा तो भी मेरे पास 500 रुपए मुझे बचेंगे एक ट्रिप में जो है, तो वो व्यवस्था। तो इस स्थिति से बचने के लिए सरकार एक तो खुद अपना प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च कर सकती है, जो बहुत सस्ता हो। दूसरा वो इनको कैब वालों के लिए ये सुविधा दे सकते हैं कि आप अगर आप कैब खरीदेंगे, तो आपको सीएनजी सस्ती मिलेगी, आपकी परमिट फ़ीस हम माफ़ कर देंगे, आपका हाँ, कुछ रजिस्ट्रेशन ऐसी। हम आधा कर देंगे, आपको हाँ, सीएनजी आधे रेट पे दे देंगे। इस तरह की अगर व्यवस्था कर दें और कैब वालों के लिए ये कर दें कि आपको बहुत सस्ते में लेके जाना पड़ेगा, अगर हम आपको हम्म, ये बेनिफिट दे रहे हैं, इससे ज़्यादा आप किराया नहीं ले पाएँगे, तो दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन हो जाएगी। इवन कि बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी बेच देंगे क्योंकि उनको पता है, अगर आपको ये पता हो कि जी मुझे रात में 12 बजे भी गाड़ी चाहिए और मैं क्लिक करूँगा और मुझे मेरे पास 5 मिनट में टैक्सी आ हाँ, जाएगी, तो आपको अपनी कार की ज़रूरत नहीं है। आपकी जरूर। अपनी कार की ज़रूरत इसलिए है कि मुझे रात में जाना है या सुबह ट्रैफ़िक में के टाइम जाना है और मुझे कैब नहीं मिल रही है, मुझे बस नहीं मिल रही है। अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाए या जो महिलाएँ हैं काम करने वाली, उनको लगता है कि सुबह बस में ड्यूटी में कहाँ जाएँ? अगर उनको भी सस्ते में कैब मिल जाएगी, वो क्यों टेंशन लेके अपनी कार चलाते हुए, ड्राइव करते हुए अपने ऑफ़िस जाएँगी? तो ये चीज़ें अगर सरकार इस पे विचार करे, इसके लिए कोई तरीका निकाले कि जिसमें कैब ड्राइवर भी बन जाए, सरकार भी बन जाए और पब्लिक को उसका फ़ायदा मिले, तो बहुत सारी चीज़ें इससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा, गाड़ियों की भीड़ कम हो जाएगी, ट्रैफ़िक जाम कम हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो सकती हैं अगर सरकार ये सब करे तो। हम्म। अच्छा, मास्टर प्लान में एक और होता है कि इतनी पॉपुलेशन है तो इतने स्कूल होने चाहिए, इतने हॉस्पिटल होने चाहिए, इतने थाने होने चाहिए, इतने वगैरह वगैरह। क्या अब जो है हालात, अब उस जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो और बढ़ेंगे, तो क्या उससे ये स्थितियां बदलेगी? जैसे कि अभी रात को लोगों को फिर भी दिल्ली में डर रहता है कि पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए, कैसे हो जाए, खासतौर पर महिलाओं के लिए, या जो भी इस तरीके, क्या सुधार की तब भी गुंजाइश बनेगी, इसमें रहेगी, या होगा, या हो चुका होगा? देखिए, मास्टर प्लान जो बनाया गया है, उसका वजह यही है कि सिर्फ़ ऐसा नहीं कि हम 40 लाख मकान बनेंगे। जहाँ 40 लाख मकान बनेंगे, मान लीजिए किसी एरिया में 10,000 मकान बनेंगे या हाँ, 20,000 मकान बनेंगे, तो वो प्लानिंग के तहत बनेंगे। तो यानी कि उस सिर्फ़ फ्लैट की जगह नहीं होगी, वहाँ पे खाने की भी जगह होगी, पार्क की भी जगह होगी, सड़क भी उसी तरह से होगी। तो रेगुलर कॉलोनी जैसी बनती है और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, पावर स्टेशन के लिए भी जगह होगी। तो ये मास्टर प्लान इसीलिए बनाया गया। सिर्फ़ ये 40 लाख फ्लैट्स के लिए जितनी जगह चाहिए, उससे ज़्यादा जगह की व्यवस्था करनी होगी क्योंकि थाना भी बनना है, कम्युनिटी सेंटर भी बनना है, हॉस्पिटल भी बनना है, डिस्पेंसरी भी बननी है। तो मास्टर प्लान का मतलब यही है कि पूरा सब प्लानिंग के तहत हो। तो ये सब चीज़ें उसी तरह से होंगी। वो ये ठीक है कि मान लीजिए कि कॉलोनी बनी, अभी 5 साल कॉलोनी बनने में लगे, तो तुरंत थाना नहीं बनेगा। जब लोग वहाँ रहना शुरू कर देंगे, उसके बाद थाने की बिल्डिंग बन जाएगी या
टेम्परेरी थाना शुरू हो जाएगा। तो वो हर एजेंसी अपना काम अलग तरीके से करेगी। एमसीडी अपने तरीके से कि उसको अपना जोनल ऑफिस बनाना है, पुलिस को अपना थाना बनाना है, तो कितने थाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो कहाँ बनेंगे, वो करना है। तो वो सब एजेंसीज़ अपना-अपना उससे करेंगी। मास्टर प्लान में सिर्फ़ ईयर मार्क हो जाएगा कि यहाँ इतने मकान बनेंगे तो इनकी ज़रूरत ये है, यहाँ कम्युनिटी सेंटर बनेगा, यहाँ थाना बनेगा, उसके लिए जगह का प्रावधान किया जाता है। तो ये जो अनऑथराइज़्ड कॉलोनी और प्लान्ड कॉलोनी में यही फ़र्क है। जब अनऑथराइज़्ड कॉलोनी बनती है तो उसमें ये बिल्डर नहीं। या कॉलोनी काटने वाला वो ये नहीं सोचता कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो यही सोचता है ज़्यादा से ज़्यादा मकान बन जाए, प्लॉट बन जाए, मुझे ज़्यादा पैसा मिल जाए। तो वो जहाँ सड़क उसको 18 मीटर की होनी चाहिए, वो 2 मीटर की, 3 मीटर की छोड़ के चलता है। गली जहाँ बड़ी होनी चाहिए, वो बहुत छोटी छोड़ देता है। इसलिए ये अनऑथराइज़्ड कॉलोनी होती है, क्योंकि वहाँ सीवर की जगह नहीं है, थाना बनाने की जगह नहीं है, पार्क की जगह नहीं है, बिजली स्टेशन लगाने की जगह नहीं है, तो वो अनऑथराइज़्ड कॉलोनी हो जाती है। कलर तो मास्टर प्लान का मकसद यही है कि इस तरह से प्लान्ड कॉलोनी बने, ताकि अनऑथराइज़्ड कॉलोनियाँ ना बनें। न बने, हाँ। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जो ये मास्टर प्लान है इससे दिल्ली में क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरेगी, क्योंकि जो भी सर्वे करता है ये शहरी विकास मंत्रालय, उसमें इंदौर और कई स्टेट बहुत वो जो शहर है, स्टेट नहीं शहर, वो आगे निकलते हैं। दिल्ली में एनडीएमसी इलाका या दिल्ली कैंट, इस तरह के 2-3 जगह हैं जो अच्छी दिखती हैं, बाकी तो दिल्ली बहुत पीछे रहती है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि मास्टर प्लान आ रहा है, इसमें बेहतर तरीके से इस पे अमल होगा, इम्प्लीमेंट होगा ये, और लोगों के लाइफ ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी होगी। गुलशन जी, आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं या आप और कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर लिखिएगा, ताकि हम नई वीडियो आपके सामने ला सकें। इंतजार कीजिए तब अगली वीडियो का, तब तक नमस्कार।